नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे समराइज लेक्चर्स में, जिसमें आज हम हमारे पावर पैक कोर्स के चौथे लेक्चर की 10 मिनट की समरी आपको देंगे। ये समरीज भी बहुत यूजफुल हैं। हालांकि मैं आपको पूरे 150 में से 15 लेक्चर्स तो पूरे पूरे समय समय पर दूंगा, पर बाकी के 135 समराइज्ड होंगे। तो अभी तक के आपने तीनों देख लिए ना वीडियो हमारे चैनल पर, थैंक यू सो मच। अगर नहीं देखें तो अभी देख लो। तो प्यारे दोस्तों, आज सुबह जो मैंने क्लास ली, हमारा 4th लेक्चर था इस बैच का, उसमें हमने ये सब चीजें तो स्टैंडर्ड होती हैं, मॉड्यूल के बारे में बताया और कौन कौन सा सिलेबस का पोर्शन कवर हो रहा है ये भी बहुत माइक्रो लेवल पे बता दिया। इस कोर्स में हम ये लगातार बताते चलते हैं। तो आज हमने इन मुद्दों पे बात की, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एकदम स्पेसिफिक चीजों पे बात करने का समय आ गया है। 1920 का दशक है, तो अब यहां से महात्मा गांधी का उदय होता है। फिर भारतीय बोलते हैं कि हमको सेल्फ रूल दे दो, डोमिनियन में ही दे दो, पूर्ण स्वराज की भी मांग आती है। और पैरेलल में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसको जिन्ना खारिज करते हैं और जिन्ना 14 पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद साइमन कमीशन आता है, जो 1920 के मोनफोर्ड रिफॉर्म को स्टडी करने आया था। उसका विरोध होता है, साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय जी की मौत हो जाती है विरोध में, लाठी खाने के कुछ महीनों के बाद। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तीनों, और वो भी प्रैक्टिकली फेल ही होती है, लेकिन उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 आ जाता है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद एक बहुत टिमुल्टियस फेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, फिर क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन प्लान, फिर माउंटबैटन योजना। ये सब आज के लेक्चर में मैंने डिटेल में संवैधानिक पर्सपेक्टिव से पढ़ाई। अब यही सारी घटनाएं जब हमारा अगला मॉड्यूल आएगा, इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, उसमें हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के हिसाब से पढ़ाएंगे, तो वहां पे ट्रीटमेंट बदल जाता है इस सब्जेक्ट का। फिलहाल हम देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो 1920 का जो दशक था उससे संबंधित हमने कॉन्सेप्ट बिल्डर भी करवाए, और जब हमने शुरू किया तो फिर से ये पूरा उनको टाइमलाइन बताई। अपने इस पूरे कोर्स में मैंने एक चीज पे बहुत ध्यान दिया है कि इस तरह के ग्राफिकल इनकैप्सुलेशन ऑफ इवेंट्स बहुत अच्छे से हम करते हैं, और स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई स्टडी मटेरियल के पीडीएफ तो मिल ही जाते हैं क्लास के बाद पीटी पोर्टल में सबको, लेकिन आप अपनी नोटबुक में ये सब हाथ से बना लिया करें, तो आपको चीजें याद रखने में बहुत मदद होगी। ये सब नए एलिमेंट्स इसमें ऐड हुए। 1920 के दशक में क्या क्या घटनाएं हुई बारीकी से मैंने उनको बताई कि किस प्रकार से पूरा मोनफोर्ड रिफॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम लाया, लेकिन हिंदुस्तानियों उसको फाइनली रिजेक्ट किया। साइमन कमीशन स्टडी करने आया तो इंडियंस ने बोला, मतलब उस वक्त इंडियन से मतलब था जो लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि साइमन कमीशन में तो कोई हिंदुस्तानी है ही नहीं, तो तुम क्या हमको बताओगे सही क्या गलत क्या। लेकिन अंग्रेजों का एक बहुत ज्यादा एक सुपरसीलियस एटीट्यूड था। तो लॉर्ड बर्कनहेड जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन इंडिया ऑफिस में बैठता था, वो बोलता था तुम हिंदुस्तानी कर ही क्या सकते हो, तुमसे कोई संविधान थोड़ी बनेगा, चलो बना के बता दो एक, देखते हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट दी वो इतनी विस्तृत, इतनी टेक्निकल और संवैधानिक रूप में 22 हिस्सों में और 19 फंडामेंटल राइट के साथ थी कि अंग्रेजों का गला सूख गया देखकर। अब वो जिन्ना ने ही रिजेक्ट कर दी। इस सब का फायदा उठा के अंग्रेज जो है अपना डिवाइड एंड रूल की नीति में गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। ये सब हमने एकदम बारीकी से बताया। ये उस वक्त के प्रमुख हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स थे, और किस प्रकार से मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में पहली बार वेस्टर्न स्टाइल सेक्युलरिज्म भारत में लाना यह प्रस्तावित हुआ। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के अंदर पहली बार फंडामेंटल राइट्स इंडियंस को देना, ये फीचर आया। तो उससे क्रांति होगी लोगों में, एक वैचारिक काफी कि यार हमें भी फंडामेंटल राइट मिल सकते हैं। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ हमने इसमें समझाया, सुजरेनिटी और वेसल स्टेट का, भारत के एम्परर और एम्प्रेसेस कौन वो बताया, और एग्जैक्टली कैसे मुगल डायनेस्टी का पतन हुआ और अंग्रेजों का उदय हुआ। ये हालांकि हम एंशंट और मिडिवल इंडिया के मॉड्यूल में जो आखिरी मॉड्यूल होगा, ये सब समरीज तो मैं एंड तक डालूंगा अब 150 की, और 15 लेक्चर पूरा दूंगा बीच बीच में आपको। तो उस वक्त वो मुगल डायनेस्टी की जब हम बात करेंगे, और बहादुर शाह जफर, उनके जमाने में मिर्जा गालिब थे, सोचिए उनके कोर्ट में मिर्जा गालिब भी बैठते थे। और फ्रॉम डोमिनियन टू सोवरेनिटी ये यात्रा हमने कवर की। जैसे ही संविधान पे हस्ताक्षर हुए तो अंग्रेज खत्म, डोमिनियन खत्म, सोवरेनिटी शुरू। ये काम पाकिस्तान में 1956 में हुआ, भारत में ये 1950 में हो गया था। नेहरू रिपोर्ट पर आज हमने विस्तार में चर्चा की कि क्या क्या नेहरू रिपोर्ट ने सजेस्ट किया था। 19 फंडामेंटल राइट्स पे बात की, जो उस समय के लिए एक आंदोलन ही था एक तरह से, और जिन्ना ने ये सब रिजेक्ट किया। जिन्ना को बेसिकली ये डर था कि एक हिंदू मेजोरिटी इंडिया में धीरे 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 मुस्लिम खत्म हो जाएंगे पॉलिटिक्स से, और इसलिए वो हर स्टेट में, मतलब हर प्रोविंस में मिनिमम प्रोपोर्शन 1/3 चाहते ही चाहते थे।
और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स में भी उनको डर था कि कहीं हम एज आउट नहीं कर दिए जाए हिंदुओं के द्वारा, तो वहां इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन चाहते थे। अब ये तो बहुत अनफेयर सिस्टम था ना, तो नेहरू रिपोर्ट ने ये सब खारिज किया था और एक बैलेंस पर्सपेक्टिव दिया था। तो जिन्ना के जो पॉइंट थे अब वो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन था कि बात गड़बड़ होगी। फिर हमने नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के पॉइंट का बहुत अच्छा कंपैरिजन भी दिया था। एग्जाम में इस पे सवाल आते हैं। भारत में जो चुनाव होता है आप जानते ही हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का है। हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से तो लोकसभा के चुनाव होते नहीं है। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता क्या है, जो अंग्रेजों के समय से आया था, वो हमने यहां पे समझाया है। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन लगातार चल रहा है और ये सब वास्तविक परीक्षा के हैं जो हम बता रहे हैं। फिर हम गांधी जी के स्वराज कॉन्सेप्ट पर आ गए। गांधी जी एक विशाल स्टेट व्यवस्था हो इसके बिल्कुल विरोध में थे और गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि वी शुड ओनली हैव अ ग्राम स्वराज्य मॉडल, एवरी ग्राम विल बी अ रिपब्लिक अनटू इटसेल्फ। तो ये विचार सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ये वेस्टमिंस्टर स्टाइल से अलग है। गांधी एक एक अंग्रेज इंस्टीट्यूशन को रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन फाइनली जब संविधान बना तो हम वेस्टमिंस्टर के साथ ही गए। तो यहां मैंने गांधी भूदान आंदोलन और ये सब समझाने का प्रयास किया है। गांधी जी के ऊपर कुछ बहुत खूबसूरत पिक्टोरियल बुक्स हैं, आप लोग भी चाहें तो ये लिंक्स यूआरएल में टाइप करके, आप ब्राउजर में टाइप करके ये पिक्चर बुक्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सत्याग्रह और भूदान आंदोलन और पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही विनोबा भावे पे हमने चर्चा की। कैसे विनोबा जी ने महज गांधी जी का नाम लेकर लाखों एकड़ जमीनें फ्री करवा ली। ये काम माओ जेडोंग पैरेलल में चीन में 50s में कर रहा था, लोगों को गोलियां मार मार के, जमींदारों को। भारत में एक भी गोली नहीं चली और जमीनें फ्री होती गई। हालांकि भूदान आंदोलन फाइनली फेल हुआ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और सरकार के असहयोगात्मक रवैये, नेहरू और इंदिरा ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, तो वो एक अलग कहानी है। कॉन्सेप्ट बिल्डर पे डिस्कशन चलता ही चला जा रहा है। फिर साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन अपनी जो पूरी रिपोर्ट देता है वो रिपोर्ट को हिंदुस्तानी रिजेक्ट करते हैं फाइनली, लेकिन उसके दम पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो रैमसे मैकडोनल्ड जो हैं वो लागू कर ही देते हैं। पैरेलल में महात्मा गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हो जाता है, दांडी मार्च। अंग्रेज जड़ से हिल जाते हैं। गांधी जी बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी बम मारे हजारों लोगों को लेके दांडी पहुंच जाते हैं, नमक बना लेते हैं। बोले नमक पे तुम कैसे टैक्स लगा सकते हो, मैं अगर यहां रहता हूं तो मैं तो नमक उठाऊंगा ना ओशन से, हाउ कैन यू कंट्रोल इट। और सिर्फ नमक ही नहीं, तुमने ऐसे बहुत सारे इलीगल टैक्स लगाए, हम सबको रिजेक्ट करते हैं। ये अहिंसा की ताकत थी और सरकार जड़ से हिल गई। एक भी आदमी ने न गोली चलाई न बम चलाया। अहिंसात्मक तरीके की ताकत भारतीयों को गांधी ने सिखाई। हालांकि कई लोग उनके विरोध में तब भी थे, अब भी हैं, और ये सॉल्ट मार्च का हमने कवरेज किया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस गई नहीं क्योंकि सब जेल में थे और ये एक तरह से आधी अधूरी ही रही। इस वजह से मजबूरी में वॉइस रॉय इरविन को गांधी इरविन पैक्ट करना पड़ा, क्योंकि उसके बिना सेकंड और थर्ड जो भी होती वो कभी सफल नहीं होती। गांधी इरविन पैक्ट में गांधी की बहुत आलोचना हुई कि आप क्यों कर रहे हो, हम तो जीतने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस करके। गांधी ने कहा एक सच्चा सत्याग्रही वो होता है जो सामने वाले को पूरा मौका दे अपनी बात रखने का, और इसलिए मैं लंदन जाऊंगा। फिर उसके ऊपर पूरी बात हुई, लेकिन ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस प्रैक्टिकली सफल नहीं ही हुए। गांधी की यात्रा के बड़े बड़े प्यारे वृतांत, उन पे चर्चा हुई। आंबेडकर यरवड़ा जेल में जाके पूना पैक्ट करने के लिए मजबूर हुए क्योंकि गांधी ने आमरण अनशन कर रखा था। इसके पीछे की जो पूरी पॉलिटिक्स थी, डिप्रेस क्लासेस को मिले सेपरेट इलेक्टोरेट, अंबेडकर को मजबूरी में छोड़ने पड़े। वो जो दर्द था अंबेडकर का, वो हमने पूना पैक्ट में बहुत बारीकी से समझाया। कॉन्सेप्ट हिस्ट्री ऑफ दलित ये हमने आज समझाया। बहुत सारे क्वेश्चन पैरेलल में करवाए और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोऑपरेशन का कोई भी परिणाम नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस ने साफ मना कर दिया, हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन लिन लिथगो ने अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया कि इंडिया इज अ पार्टी और लाखों सैनिकों की। तो भारत में कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो लगातार मोटिवेट कर रहे थे इंडियंस को कि ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाओ, ब्रिटिश सेना में। कांग्रेस ने साफ मना किया था, डू और डाई क्विट इंडिया चल रहा था। लेकिन उसके अपोनेंट में बहुत से ग्रुप्स थे जो हायरिंग कर रहे थे ब्रिटिश सेना के लिए, और फिर वो सेना ने जाके इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ नेताजी बोस के साथ लड़ाई लड़ी और उसको हराया। फिर क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन के बहुत से प्रपोजल जो अल्टीमेटली रिजेक्ट होते हैं। उस वक्त विंस्टन चर्चिल का गांधी से नफरत करना कि ये नेकेड फकीर मर क्यों नहीं जाता, बंगाल का फेमिन आना और ये बूचर ऑफ बंगाली हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे मैंने बहुत सारे इनपुट्स दिए। ये बड़ा मजेदार टॉपिक और ये मैं आगे मेरे मेजर इवेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर भी करूंगा।
कॉमनवेल्थ क्या होता है, राष्ट्रमंडल, क्योंकि आज इसका काफी महत्व माना जाता है, इसके ऊपर चर्चा हुई। ये आपको 1969 CHOGM की एक तस्वीर भी दिख रही है। माउंटबेटन प्लान फाइनली लॉर्ड वेवल को हटाने के बाद आता है और पार्टीशन यहां पे तय हो जाता है। पार्टीशन के ऊपर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल मॉड्यूल में मैंने डिटेल ट्रीटमेंट किया, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह यहां पे मैंने काफी सारी बता दी हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमने भारत के अभी तक के सभी प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स की सूची भी अच्छे से दे दी है। तो प्यारे दोस्तों, आपको कम से कम भारत के सारे प्रधानमंत्रियों की सूची बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 बार मेजोरिटी में जीत कर आए। उसके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री जी, दुर्भाग्यवश ताशकंद में बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। उसके बाद आई इंदिरा गांधी जी। उसके बाद आते हैं मोरारजी भाई देसाई। उसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह। फिर जनता पार्टी का कोलैप्स होता है, वापस आती है इंदिरा गांधी जी। फिर आते हैं राजीव गांधी। फिर उनको उन्हीं के आदमी वीपी सिंह ने कोलैप्स करवा दिया, वीपी सिंह की सरकार बनती है। फिर चंद्रशेखर की बनती है, तब तक क्राइसिस। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव 240 सीट के साथ, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, सबसे बड़े रिफॉर्म। फिर आते हैं HD देवेगौड़ा, साउथ इंडिया के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको हिंदी नहीं आती। उसके बाद आई के गुजराल आते हैं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी आते हैं। ये पूरा ऑर्डर आपको बारीकी से याद होना चाहिए। ये पूरी लिस्टें हमने यहां दे दी हैं। प्रीलिम्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमने कराए, 22 तक हम पहुंच गए। मेंस का मैंने वादा किया था कि मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा, तो इस मॉड्यूल से जुड़े जितने भी मेंस के क्वेश्चन हमें मिले वो हमने कंपाइल किए। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। ये एक शॉर्ट समरी है, ऐसी ही मैं देते रहूंगा, और हमारी कोशिश होगी कि हम टोटल 15 फुल लेक्चर्स भी दें। आप सबसे मैं एक ही निवेदन करूंगा, यदि आपको ये कोर्स का पूरा लाभ लेना है तो आज के आज इस कोर्स में एनरोलमेंट लीजिए। इट इज इंडियाज हाईएस्ट क्वालिटी कोर्स। आप घर पे बैठ के मोस्ट अफोर्डेबल तरीके से कर सकते हैं। साथ में पावर ऑफ 10 का कोर्स बंडल्ड मिलता है, और आपको मेरे साथ 150 बार ये पढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगा आपकी, पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। और मंथली बेसिस पे भी आ सकते हैं, फुल एनरोलमेंट में भी, एट अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट यू वुड पे टू एनी अदर इंस्टीट्यूट, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, एट अ फ्रैक्शन ऑफ दैट यू कैन गेट द बेस्ट क्वालिटी हियर विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। आई वेलकम यू। आइए हमारे साथ जुड़िए। अब हम आपसे कल की समरी में फिर भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।